बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको याद दहानी करवा दें कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। यूं तो पिछले 76 साल में आप बार बार सुनते रहे हैं कि हम इस शोबे में, इस फील्ड में, इस चीज़ में नंबर वन हैं, नहीं हम अब उस चीज़ में नंबर वन हैं। लेकिन आज शुमारियात का कुछ डाटा हमारे सामने आया है, दादो शुमार सामने आए हैं, कुछ स्टेटिस्टिकल डाटा सामने आया है जो हमें ये बताता है कि वाकई एक फील्ड में हम 2023 में पूरी दुनिया के अंदर नंबर वन आए हैं, और वो है मुल्क छोड़ के जाने वाले लोगों में। जी हाँ, 20 ऐसे मुल्क पूरी दुनिया से निकाले गए जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके शहरियों ने मायूस होकर या बेहतर रोज़गार के लिए या बेहतर ज़िंदगी के लिए, ज़ाहिर है बेहतर ज़िंदगी के लिए आप वहीं से सफ़र करते हैं जहां आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं है, तो आप किसी और जगह का सफ़र करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो टॉप 20 ऐसे कंट्रीज़ हैं, जी हाँ, टॉप 20 जो ऐसे 20 मुल्क जिनमें से सबसे ज़्यादा उनके शहरी उस मुल्क को छोड़ के गए दूसरे मुल्कों में अपने ख्वाब लेकर कि वो एक बुरे हालात में से निकलकर अच्छे हालात में रोज़गार की तलाश में और दूसरी चीज़ों में उन मुल्कों का रास्ता कर रहे हैं। उन 20 मुल्कों के जो अदाद शुमार हैं, जब उनको हम देखते हैं तो उन 20 मुल्कों में हम नंबर वन आते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में अब हम नंबर वन हैं 2023 के जो अदाद शुमार हैं कि ऐसे पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ के गए हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हमारा उसमें नंबर है। अगर आप 2023 की इमिग्रेशन का डाटा देखें तो आपको नज़र आता है कि पहले नंबर पर पाकिस्तान है जहां से सबसे ज़्यादा लोग मुल्क छोड़कर गए, दूसरे नंबर पर सूडान है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपने ज़हन में रखना है। ये ज़हन में रखिए कि हिंदुस्तान की आबादी हमसे कम से कम 5 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, कम से कम 5 गुना आबादी वाला जो मुल्क है उसके नंबर्स हमसे कहीं कम है, और वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है मुल्क छोड़ के जाने वालों में से। और हम जो उससे 5 गुना आबादी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मुल्क है, वो ज़रा गौर कीजिए कि वो नंबर वन पर है। तो अब फिर आप अगर ये आबादी के तनासब से आप ये फ़र्क देखें तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा फ़र्क होगा। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, चौथे नंबर पर चाइना है, पाँचवें नंबर पर बांग्लादेश है, छठे नंबर पर नेपाल, फिर तुर्की और फिर यूक्रेन और फिर ब्राज़ील और फिर फ़िलीपींस और फिर ग्रीस, युगांडा, वेनेजुएला, मेक्सिको, जिम्बाब्वे, अज़रबैजान, वियतनाम, नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, माली। अच्छा, अब ये भी आपने देखना है, जब आप इसमें चाइना का एक ऐसा नंबर है और हिंदुस्तान का जहां से पाकिस्तान के हम पल्ला आप कहें किसी ना किसी सूरत, हालांकि उनकी आबादी दोनों की पाकिस्तान से 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा है और वो फिर भी हमसे कहीं नीचे हैं मुल्क छोड़ के जाने वाले लोगों में। लेकिन फिर भी अगर उनके अदाद शुमार को आप और ज़्यादा गौर से देखेंगे तो वहाँ से स्किल्ड लेबर किसी वजह से बाहर जा रही, क्योंकि वो मुल्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके यहाँ से लोगों को, बहुत सारों को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में नौकरियाँ मिल रही हैं और उस वजह से ज़ाहिर है फिर उनमें से बहुत सारे इमिग्रेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पर देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस। लेकिन जो हमारे यहाँ हैं वो तो ज़्यादातर नॉन स्किल्ड ये जो वर्कर है यही बेचारा बाहर का रुख कर रहा है भूख से तंग आकर। तो कम अज़ कम मैंने कहा आपके सामने डाटा रखें कि हम किसी और चीज़ में नंबर वन हैं या नहीं, लेकिन मायूस होकर मुल्क छोड़ने वालों में ज़रूर हम इस वक्त नंबर वन पर जा रहे हैं, और ये डाटा हमने आपके सामने रखा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि बलूचिस्तान में लाखों अफराद सड़कों पर हैं। अगर हम पंजगूर देखें, तुर्बत देखें, गवादर देखें, तो इन तीनों जगहों पर हमें नज़र आता है कि लाखों लोग इस टाइम सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। जाहिर है अब इसमें एक बयानिया ये भी होगा कि जो दुश्मन मुल्क हैं वो इस चीज़ को उकसा रहे हैं, वो इसमें हवा भर रहे हैं। चलें, ऐसा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि नफ़रत में इतने अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि आप इंसाफ ना कर सकें या इंसाफ के नैरेटिव का पूरा बयानिया ना दे सकें। हम कम अज़ कम आपकी तरह सरासर झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच है वो ज़रूर सामने रखेंगे कि ज़रूर इसमें बैरून मुल्क बैठी हुई जो ताकतें हैं या लोग हैं वो ज़रूर इसमें अपना किरदार अदा कर रहे होंगे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने को। लेकिन क्या हमारी कुछ अपनी गलतियां भी हैं? क्या हमारा अपना जो बिहेवियर है, क्या जो हमारे अपने अमाल हैं वो भी इसकी वजह नहीं है कहीं ना कहीं से? जो कुछ हम बलूचिस्तान के साथ पिछले 40-50 सालों में, 60 सालों में करते आए हैं, क्या वो बहुत सारी वजूहात नहीं? और जो हम आज भी कर रहे हैं होश के नाखन लेने की बजाय, एक ऐसी बड़ी पार्टी जो पूरे पाकिस्तान को एक जगह यकजा करके रखती है, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की वाहद कौमी पार्टी जो है, जो उसकी एक
एक आप ये कहें कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस हिसाब से कि एक पॉलिटिकल लिहाज से कि एक ऐसी पूरे के पूरे पाकिस्तान को जोड़ने वाली पार्टी तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उनको जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर से तोड़ा गया, खुसूसन बलूचिस्तान में भी उसको तोड़ा गया, जिस तरीके से उसके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उनको पकड़कर जेलों में फेंका गया, वहाँ पर उस पार्टी को कमज़ोर किया गया। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपनी आबोताब के साथ आज अगर सियासत कर रहे होते तो ज़रूर इसका भी कोई हल निकालती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान इन लोगों के ज़ख्मों पर कोई मरहम रखते, इनको कोई यकीन दिलाते, इनको इनके घरों में भेजते और बलूचिस्तान के अंदर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाते। अभी भी हमारी गुजारिश है कि सियासत चलें, हमारे साथ जो भी आपकी है वो चलती रहेगी, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है, इसको बहुत ही एहतियात से हैंडल कीजिए प्लीज़। इसमें ताकत का इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिएगा, बहुत ही एहतियात के साथ इस सारे मैटर को हैंडल करके इन लोगों को घरों को भेजिए। बिल्कुल यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लाखों लोग सड़कों पर हैं, और क्यों हैं वो हम सबको पता है, उनकी क्या मुतालबात हैं ये भी हम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, और कितनी ज़्यादा इस टाइम तशनगी है वहाँ पर ये भी हम सबको पता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। आलिया हमज़ा रिहा होकर अपने घर पर हैं, और मैंने आपको याद होगा जब आलिया हमज़ा की ज़मानत की तरफ मामलात चले थे तो मैंने आपको बताया था कि अब इंशाल्लाह उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उनको और उनके ख़ानदान को जो जुल्म सहना पड़ा, सज़ा सहनी पड़ी, अल्लाह का शुक्र है अब वो मुकम्मल हुआ। बहरहाल अब उनको काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट करने का एक माहौल बनाया गया, उनकी गली में, उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई है। लेकिन ये मैं यही कहूँगा कि ये एक माहौल बनाने के लिए, डराने के लिए, एक पूरे का पूरा जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं उसके लिए। हालांकि लोग आ जा रहे हैं, उन्हें मिल रहे हैं। अगर वो हाउस अरेस्ट होती, कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि वो हाउस अरेस्ट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो हाउस अरेस्ट होती तो लोग उनको, पार्टी के लोग, उनके कुलीग्स उनको मिलने जा रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ ये जेल काटी और वफादारी निभाई और पार्टी के साथ डटकर वो खड़ी रही हैं। तो इसलिए उनको, क्योंकि लोग मिल पा रहे हैं, ज़ाहिर है उनके घर के बाहर पुलिस लगाई हुई है, मैंने जैसे आपको कहा मोहल्ले में भी लगाई हुई है, शायद इसलिए कि वो किसी रैली को लीड ना करें, घर से बाहर ना निकलें, कोई इस तरह का इनको डर होगा। लेकिन ये जो खबरें आ रही कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, जो हमारी खबर है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल पुलिस उनके घर पर ज़रूर लगाई गई है, उनकी गली पर पुलिस ज़रूर लगाई गई है, जो वहाँ पर तस्वीरों में अब हमें नज़र भी आ रहे हैं। और ये वजह वही है, मैंने जो आपको बताया कि अंदर का डर है कि कहीं आलिया हमज़ा निकल कर लोगों को लीड ना करें और कोई हजूम ना बन जाए और किसी से मत मामला जो है वो निकलना पड़े। अच्छा जी, अगली खबर आपको एयरपोर्ट से देते हैं। लोग जो तारकीन वतन हैं दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आते थे तो साथ अपने सूटकेस में इमरान खान की तस्वीर लेकर आते थे। जैसे ही वो इमिग्रेशन और कस्टम्स और लगेज एरिया को क्लियर करते थे, और जैसे ही एयरपोर्ट में जहाँ पर लोग उनको लेने आए होते हैं और सारे लोग खड़े होते हैं उस अहाते में पहुँचते थे, तो लोग अक्सर इमरान खान की तस्वीर उठाकर अपनी वालहाना मोहब्बत का जो है वो एक्सप्रेशन देते थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि उनके सामान की तलाशी लेकर उनसे वो तस्वीरें कस्टम एरिया के अंदर, लगेज के एरिया के अंदर छीनना शुरू कर दी, और किसी को भी इमरान खान की तस्वीर के साथ एयरपोर्ट में से बाहर निकलने की या अंदर का जो एरिया है उसमें से बाहर जाने की अब ये इजाज़त नहीं दे रहे, और लोगों से वो तस्वीर छीन रहे हैं। तो लोगों ने एक और काम किया, उन्होंने जो उनके घर वाले, उनके अजीज़ो अकारब जो उन्हें रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पर, उन्हें कहा कि छुपाकर इमरान खान की एक तस्वीर ज़रूर साथ लाएं। और अब लोगों के बच्चे, लोगों के अहलो अयाल वो तस्वीर इमरान खान की लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि बाहर से तस्वीर अंदर लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो शख्स एयरपोर्ट से निकलता है उसको जाकर तस्वीर थमाई जाती है, और फिर वो उस तस्वीर के साथ एयरपोर्ट से लोगों के सामने बाहर आते हैं, वालहाना अपनी मोहब्बत का सबूत देने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जैसे इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, वापसी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इमरान खान से उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर मैंने आपको देनी है ओस्लो, नॉर्वे से। यहाँ पर एक इंसाफ फोरम है जो बहुत ही ऐसी सेकंड जनरेशन जो नॉर्वेजन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप पाकिस्तानी हैं लेकिन वो खुद यहाँ पर पैदा हुए, कभी वो पाकिस्तान में नहीं रहे। हाँ, कभी कभार माँ बाप के साथ ज़रूर गए होंगे, लेकिन वो बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए। किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 35 है, किसी की 25 है। उन बच्चों ने, या उन नौजवानों ने, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, उन नौजवानों ने मिलके ये एक इंसाफ फोरम बनाया हुआ है। ये इंसाफ फोरम पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए फ़ोरम बनाया।
उस फोरम के तहत एक सेमिनार किया गया ओस्लो के अंदर, जिसमें उन्होंने जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड लोगों को बुलाया, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर्स को बुलाया, नॉर्वेजियन प्रोफेसर्स को, जो पाकिस्तानी निजात नहीं बल्कि जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं नॉर्वे के, उनको बुलाया, मीन जिनको हम उर्फ़े आम में गोरे कहते हैं, उनको बुलाया, और एनजीओ से और दूसरे जो भी ऐसा सेक्टर है जो इंसानी हकूक़ के ऊपर काम करता है, और साथ मुझे भी मदऊ किया हुआ था। ये एक भरपूर सेमिनार हुआ जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की, और इस सेमिनार में जो पाकिस्तान में जारी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, जो अट्रॉसिटीज़ हैं, उनके बारे में बातचीत हुई। और ये बात हुई कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या है, और क्यों पाकिस्तान इतना ज़रूरी है, और क्यों पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इतनी ज़रूरी है, क्यों नॉर्वे हो या दूसरे वेस्टर्न ममालिक हों, उनके लिए जो उनके प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इनके ऊपर पाकिस्तानी कौम का हम आवाज़ बनना क्यों ज़रूरी है। आज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी को सपोर्ट ना किया तो पूरे खित्ते के हालात के ऊपर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। मीन बहुत सारी डिफरेंट जहतों पर बात हुई। जितने भी वहाँ पर लोग तशरीफ़ लाए हुए थे, जो स्पीकर्स थे, जो मोअज़्ज़िज़ीन बुलाए हुए थे इसके अंदर, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के हालात से बखूबी अवेयर थे। उनमें से कईयों की बहुत रिसर्च थी पाकिस्तान के ऊपर। कुछ लोग तो ऐसे थे जो पाकिस्तान में रहे हुए हैं, मीन उन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ पढ़ाया तक था एक प्रोफेसर साहबा ने, और उन्होंने बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, और बहुत सारा लिखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई। दो चीज़ें देखकर खुशी हुई। एक तो ये देखकर खुशी हुई कि जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन नॉर्वेजन पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेटेड हैं। वो पार्लियामेंट की कमेटियों के साथ इंटीग्रेटेड हैं, पार्लियामेंट के साथ इंटीग्रेटेड हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ उनकी डायरेक्ट एक्सेस है, और उसके बाद एकेडमिया के साथ इंटीग्रेटेड हैं, मीडिया के साथ इंटीग्रेटेड हैं, यहाँ पर जो थिंक टैंक्स और एनजीओज़ हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड हैं। ये एक बेहतरीन उन्होंने एक सेमिनार करवाया, और इसमें मैंने शमूलियत की, बातचीत भी की। इसमें जो हाज़रीन थे वो भी ज़रा थोड़े मुख्तलिफ थे। वो ऐसे थे जिनका पढ़ने पढ़ाने से शगफ़ है, जो जानना चाहते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में जो जमहूरियत में वायलेशंस हो रही हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम डिक्टेटरशिप मुसल्लत है, इस सब का पाकिस्तान और पूरे खित्ते पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन काविश थी। मेरी तरफ से भरपूर सताइश इन तमाम नौजवानों को जो कभी पाकिस्तान नहीं रहे, और जब इनसे मैंने पूछा कि आपका पाकिस्तान के लिए दर्द रखने की क्या वजह है, तो इन्होंने एक ही बात की कि पूरी दुनिया में किसी लीडर ने कभी इस्लामोफोबिया पे बात नहीं की। हम जब यहाँ पर बड़े हो रहे होते हैं वेस्ट में, तो जाहिर है हम मुसलमान बच्चे हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमारा रंग, हमारी लुक से पता चलता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम इमिग्रेंट हैं। तो हमें जो डिस्क्रिमिनेशन का कभी एहसास होता है या इस्लामोफोबिया का हम शिकार होते हैं, उस पर पूरी दुनिया से और कोई लीडर नहीं बोला, ना अरब लीडर बोला, ना टर्किश लीडर बोला, कोई और नहीं बोला। सिर्फ इमरान खान ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, इसलिए हम इमरान खान से रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हम इमरान खान के लिए ये काविशें कर रहे हैं। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई है सब देखकर। बहुत इफ़ेक्टिव ये सेमिनार था, और मैं बिलीव करता हूँ कि दूसरे मुल्कों में भी इंशाल्लाह इस तरह की जो है वो काविशें होंगी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि काजी साहब के 76 दिन रह गए हैं। हर रोज़ हम कोशिश करेंगे आपको याद करवाएं कि ये जो बदनुमा किस्म का उनका दौर है, जिसके अंदर इंसाफ का कत्ल किया गया, और वो हैंड एंड ग्लव हैं इस तमाम फसाइयत के अंदर, उनके सिर्फ 76 और दिन रह गए हैं, और इंशाल्लाह आपकी जान उनसे छूट जाएगी। मीन उनसे का मतलब यह है कि उनका ये जो स्या दौर है जिसके अंदर उन्होंने जुल्म किए हैं, उस तमाम जुल्म से आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा जी, ये जो ओलंपिक्स थी, इनके अंदर एक तरफ तो अरशद नदीम ने मेडल जीता, भरपूर परफॉर्मेंस दी, एक गरीब घर से निकलकर उन्होंने मेडल जीता। इसके साथ साथ एक और भी इंस्पायरिंग स्टोरी है इसी तरह की, और वो अलजायर की बेटी, जी हाँ, ईमान खलीफ अलजायर की एक बेटी, उसने भी गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही गुर्बत में से निकल के उसने कचरा इकट्ठा करके बेचा, सूखी रोटियां बेची, उसने कुसकुस बेची। मीन उसने ऐसी मजदूरी की जो शायद आम लोग सोच भी नहीं सकते, पैसे इकट्ठे करने के लिए, अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने के लिए। और ख़वातीन बॉक्सर्स का जो मुकाबला हुआ उसमें उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। हाँ, ये बात अलग है कि उसको बहुत कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा। दुनिया के बड़े बड़े नाम जैसे कि एलॉन मस्क वगैरह, उन्होंने उसको लड़का करार दे दिया, मर्द करार दे दिया, और उसके ख़िलाफ़
ایک جنسی تحریک چلا دی جس کا اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا، اور ظاہر ہے اس کے لیے بڑی مشکلات بھی بنی مقابلوں کے درمیان۔ یہ تب ہوا جب اس نے اٹلی کی جو باکسر تھی اس کو پہلے 40 سیکنڈ کے اندر اندر ہی ڈھیر کر دیا، اور ایسا موقع مارا کہ اس نے کہا کہ میں مزید یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتی، اور پہلے 40 منٹس میں ہی وہ میچ چھوڑ کر چلی گئی۔ بہرحال ایمان خلیف نے یہ گولڈ میڈل جیتا۔ الجزائر کی بیٹی ایک مسلمان جب وہ واپس پہنچی تو ان کا پرتپاک استقبال ہوا ہے، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ایلان مسک اور بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی کہ وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، حالانکہ بی بی سی نے اس کے اوپر ایک پوری رپورٹ کی، ان کے گھر والوں، خاندان، علاقے کے لوگوں، ڈاکٹرز سب سے بات کی، اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ پیدا ہی ایک لڑکی کے طور پر ہوئی تھیں، بڑی بھی لڑکی کے طور پر ہوئیں، اور وہ ایک لڑکی ہی ہیں، اور اسی طرح سے ڈاکٹرز بھی انہیں ویسے ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ خود کو بھی ویسے ہی آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، معاشرہ بھی انہیں ایک لڑکی ہی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور ان حالات میں ان کے خلاف یہ جو ساری تحریک چلائی گئی تھی وہ ظاہر ہے اب وہ سمجھتی ہیں، ایمان خلیف یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ جنسی ہراسگی ہوئی ہے، اس کے اوپر اب وہ ایک کیس فائل کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شیخ حسینہ، آپ کو پتا ہے وہ تو چھوڑ گئیں بنگلہ دیش اور ریزائن کر گئیں، لیکن ان کے گھر سے آپ کو پتا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں چوری ہوئی تھیں۔ ان کی ایک بلی بھی چوری ہوئی جو ان کی فیورٹ کیٹ تھی، اور وہ جو بلی تھی وہ 40,000 بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے اس میں وہ بیچی گئی، اور بعد میں مطلب وہ بیچنے کی کوشش کی کسی نے، لیکن جو سیکیورٹی اتھارٹیز تھیں انہوں نے اس بلی کو بکنے پر لگائی گئی، لیکن انہوں نے پھر اس کو ریکور کر لیا اس بلی کو، اب وہ سیکیورٹی اتھارٹیز کے پاس ہیں۔ بلی کی خبر نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانے کی بات یہ کہ اتنی تیزی میں وہ وہاں سے گئیں کہ اپنی فیورٹ بلی کو بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکیں۔ ان کے گھر سے جو آپ نے دیکھا ہے کہ سب کچھ ہی تقریباً نکال کے لوٹا گیا، انر گارمنٹس، فش، وہاں پر بطخیں تھیں، اور اس کے علاوہ بکری تھی، ان کی ساڑی، ان کی بلاؤز، ان کے ڈسٹ بنز، اور شیخ حسینہ کے یہ جو ان کا گھر تھا اس میں سے 5 اگست کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوٹی گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پبلک جو ہے وہ پل پڑی، کیونکہ انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال ان کے بیٹے نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے خود بھی شاید بات کی ہے ایک انڈین چینل کے ساتھ، اور سارا مدعا جو ہے وہ امریکہ پر ڈالا ہے کہ ان کی حکومت جو گرائی ہے، امریکہ ایک سینٹ مارٹن نام کا جزیرہ مانگتا تھا، اگر میں وہ جزیرہ دے دیتی تو میری حکومت نہ گرتی، انہوں نے مدعا جو ہے وہ امریکہ پر ڈالا ہے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ابھی بھی وہی وزیر اعظم ہیں، اور الیکشن ہوئے تو میری ماں جو ہے وہ واپس جائیں گی۔ اس خبر کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے پنجابی ویلاگ میں کور کیا، اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں جو آج کے پنجابی ویلاگ میں ہیں، تو اس کو دیکھیے۔ مجھے یہاں سے فی الحال اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔